हेलो स्टूडेंट्स, बटनेर आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। भारत का राज्य क्षेत्र यानी कि भाग 1 के बारे में हम बात ऑलरेडी पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। भारतीय संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में भारतीय नागरिकता से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। उस संदर्भ में आज हम बात करने जा रहे हैं। नागरिकता, सिटीजनशिप। पहली बात तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता का उल्लेख है वो है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। यानी भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। एकल नागरिकता का मतलब है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। हम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के नागरिक नहीं हैं। जैसे कि अमेरिका में कोई व्यक्ति वहाँ के राज्यों यानी जो प्रांत हैं, जो इकाइयाँ हैं, उनका नागरिक है, प्लस में वो अमेरिका का भी नागरिक है। यानी वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है और ये जो प्रावधान हमने लिए हैं एकल नागरिकता का, ये प्रभावित हैं ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ब्रिटेन के संविधान में भी एकल नागरिकता का उल्लेख है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है सबसे पहले तो कि भारत में नागरिकता किस प्रकार की है। तो भारत में नागरिकता है एकल। नंबर 2, भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो उसका उत्तर रहेगा ब्रिटेन के संविधान से ये प्रभावित है। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है, किस देश के संविधान से लिया है। तो उसका उत्तर भी क्या होगा, ब्रिटेन। तो एकल नागरिकता है और ये एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatner.ias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए।
देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 इयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। अब आगे प्रश्न उठता है कि नागरिक कौन होता है। प्रश्न उठता है कि नागरिक कौन है। अक्सर हम नागरिक की श्रेणी में किन व्यक्तियों को रख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको किसी देश के राजनीतिक और सिविल राइट्स यानी कि अधिकार प्राप्त हैं, वो व्यक्ति नागरिक है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको किसी देश के राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल और सिविल राइट्स प्राप्त हैं, ऐसे व्यक्ति को नागरिक की श्रेणी में रखा जाएगा। किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का यानी कि उम्मीदवार खड़ा होने का अधिकार है, तो ये उसके कौन से अधिकार आएंगे? राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार और सिविल अधिकार जिस भी व्यक्ति को प्राप्त हैं वो उस देश का नागरिक माना जाएगा। तो 3 बातें क्लियर हो गई। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और नंबर 3, नागरिक हम किसको बोलते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त हैं, नागरिक की श्रेणी में गिना जाएगा। अब आगे कानूनी दर्जे के हिसाब से, कानूनी दर्जे के हिसाब से व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्तियों के प्रकार। तो कानूनी दर्जे के हिसाब से जो व्यक्तियों के प्रकार हैं वो 4 हैं। नंबर 1 नागरिक, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको किसी देश के अंदर राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त हैं, वो व्यक्ति नागरिक की श्रेणी में गिना जाएगा। तो एक तो नागरिक होते हैं, दूसरे होते हैं शरणार्थी। शरणार्थी किन्हें बोलते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिक है, यानी भारत का नागरिक नहीं है, हम मान के चलते हैं, वो किसी अन्य देश का नागरिक है, परंतु धार्मिक उत्पीड़न के कारण या फिर अन्य किसी भी वजह से उसको अपना देश छोड़कर भारत में आना पड़ा और वो भारत में रह रहा है। रिफ्यूजी जिसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, उसको हम क्या बोलते हैं? शरणार्थी। तिब्बत से भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, बांग्लादेश से, म्यांमार से,
पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर जो भारत में आकर निवास करने लगे उनको हम क्या बोलते हैं? शरणार्थी। ऐसा किसी भी देश में हो सकता है, किसी भी देश के धार्मिक उत्पीड़ित व्यक्ति किसी अन्य देश में जाकर शरण लेते हैं तो उनको बोलते हैं शरणार्थी। तीसरे होते हैं विदेशी, एलियंस। और विदेशी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शत्रु राष्ट्र से और दूसरे होते हैं मित्र राष्ट्र से। अब रूस से मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत में आकर रह रहा है तो वो किस तरीके से गिना जाएगा? विदेशी नागरिक कहा जाएगा। वो यहाँ का नागरिक नहीं है, यहाँ पर घूमने के लिए आया है या फिर किसी काम या किसी व्यापार के माध्यम से यहाँ पे आया है, यहाँ पे रह रहा है, अस्थायी तरीके से यहाँ पे रह रहा है, तो विदेशी है। जिस देश के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, वहाँ से कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसको बोलेंगे मित्र राष्ट्र से संबंधित विदेशी नागरिक। और अगर मान लीजिए पाकिस्तान या फिर चाइना से कोई व्यक्ति भारत में आकर रह रहा है तो उसको हम कहेंगे शत्रु राष्ट्र से संबंधित विदेशी। तो दो प्रकार के विदेशी हो सकते हैं, एक शत्रु राष्ट्र से और दूसरा है मित्र राष्ट्र से। और चौथे जो होते हैं व्यक्ति वो होते हैं राज्य विहीन, स्टेटलेस। चौथे जो होते हैं स्टेटलेस, यानी जिनका कोई राज्य होता ही नहीं है। किसी व्यक्ति को राजद्रोह के कारण उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए, न तो वो उस देश का नागरिक रहा, न किसी अन्य देश ने उसको नागरिकता दी है, तो उसको हम किस में गिनेंगे? स्टेटलेस, यानी कि राज्य विहीन। सीरिया, लीबिया, म्यांमार में काफ़ी सारे लोगों को स्टेटलेस घोषित किया जा चुका है। तो राज्य विहीन भी होते हैं अगर मान लीजिए किसी वजह से देश ने उनकी नागरिकता को समाप्त कर दिया है, उनको नागरिकता से वंचित कर दिया है, तो वो होते हैं राज्य विहीन। तो कानूनी दर्जे के हिसाब से जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों के प्रकार होते हैं चार। एक नागरिक जिसको राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त हैं, दूसरे शरणार्थी जो धार्मिक उत्पीड़न या अन्य किसी वजह से दूसरे देश में जाकर शरण ले रहे हैं, रिफ्यूजी। तीसरे विदेशी घूमने के लिए, व्यापार के लिए या अन्य किसी वजह से अन्य देश में जाकर अस्थायी तरीके से रह रहे हैं, उनको हम क्या गिनेंगे? विदेशी। विदेशी दो प्रकार के होते हैं, शत्रु राष्ट्र और मित्र राष्ट्र से संबंधित। और चौथे होते हैं राज्य विहीन, यानी कि स्टेटलेस व्यक्ति। सरकार किसी भी व्यक्ति को राजद्रोह या अन्य किसी भी आधार पर नागरिकता से वंचित कर देती है तो ऐसे व्यक्तियों को स्टेटलेस व्यक्ति की श्रेणी में गिना जाएगा। तो चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं कानूनी दर्जे के हिसाब से। अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिकता की। तो भारतीय नागरिकता के जो प्रावधान हैं, भारतीय नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान हैं उनका उल्लेख है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में है। ऑप्शन आ सकता है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 36 से लेकर 51 तक, यानी ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं। तो उत्तर क्या होगा? 5 से लेकर 11 तक। अब दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित कुल कितने अनुच्छेदों का उल्लेख है। ऑप्शन बन सकते हैं, इसमें ऑप्शन बनेंगे 5, 6, 8, 5, 6, 7, 8। तो कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेदों का उल्लेख है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। जब हमारा संविधान बन रहा था 9 दिसंबर 1946 से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक
संविधान निर्माण का कार्य चला। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी से लेकर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। हालांकि इस दिन संविधान को लागू नहीं किया गया, संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आपको आइडिया होगा कि कुछ अनुच्छेद, संविधान के कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। कुल 16 अनुच्छेद इस दिन लागू कर दिए गए थे, जिनमें नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित उपबंधों को लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, ए और बी दोनों को, ऐसे करके ऑप्शन बन सकते हैं। तो नागरिकता से संबंधित जो उपबंध हैं, नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 5, 6, 7, 8, 9 को 26 नवंबर 1949 के दिन लागू कर दिया गया था। थोड़ा सा 26 नवंबर 1949 के बारे में मैं बात कर लूं। 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात हालांकि मैं जो पहले वाली वीडियो है उनमें भी कर चुका हूं, लेकिन दोबारा दोहरा देता हूं। 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2015 से मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में न मनाकर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब इसमें यह भी प्रश्न बन सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि मोदी सरकार ने ये घोषणा की कि 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है ताकि जनता को संवैधानिक मूल्यों से अवगत करवाया जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट आउट कर लीजिए आप। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनसे व्यक्तियों को, नागरिकों को अवगत करवाया जा सके, इसलिए मनाया जा रहा है। और नागरिकता से संबंधित जो उपबंध हैं वो 26 नवंबर 1949 के दिन लागू कर दिए गए थे। तो 2-3 बातें हमारी क्लियर हो गई। अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद, और अनुच्छेदों में पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 5। हम सभी अनुच्छेदों की बात करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, किस अनुच्छेद में किस बात का उल्लेख है, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है कि नागरिक कौन होगा, और लिखा गया है कि संविधान लागू यानी कि 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले क्या क्या? नंबर 1, व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, यानी जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 बता रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले भारत में जन्मा हो। अब मान लीजिए कि वो भारत में नहीं जन्मा, भारत से बाहर जन्मा है, तो दूसरा है उसके माता पिता या फिर दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो। और अगर मान लीजिए ये भी नहीं है, न तो उसका जन्म भारत में हुआ है, न उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है, तो तीसरा है
कि वो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो। देखिए 3 कंडीशंस है। अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 ये कहता है कि भारत का नागरिक कौन होगा, और क्या कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है। भारत मतलब अविभाजित भारत, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो, क्योंकि उस समय तक भारत एक था। जिसका जन्म भारत में हुआ है। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशंस पे आते हैं। मान लीजिए व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ, तो उसके माता पिता या फिर दादा दादी में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो। और मान लीजिए इस कंडीशन पे भी कोई व्यक्ति खरा नहीं उतरता है, तो वो भारत का नागरिक होगा अगर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से वो भारत में स्थायी निवास कर रहा हो, भारत में रह रहा हो, तो उस व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में नामांकित कर लिया जाएगा। तो अनुच्छेद 5 ये प्रावधान करता है, अनुच्छेद 5 ये उल्लेख करता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से वह व्यक्ति भारत में रह रहा हो, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक है। अगला है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 ये उल्लेख करता है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है, पाकिस्तान से भारत आता है, तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। किस आधार पे मिलेगी? अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले, सुनिए, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ जाता है, तो उसको साधारण तरीके से भारत के नागरिक के रूप में नामांकित कर लिया जाएगा। दोबारा सुनना, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है, यानी विभाजन के बाद वो भारत आ रहा है, लेकिन कब? 19 जुलाई 1948 से पहले आ रहा है, तो साधारण तरीके से उसको नागरिक के रूप में नामांकित कर लिया जाएगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आ रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिक नामांकित किया जाएगा। वकायदा की रजिस्ट्रेशन से 6 माह से पहले, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उससे 6 माह पहले आकर वो भारत में रह रहा हो। दोबारा समझना, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है, तो भारत का नागरिक स्वीकृत कर लिया जाएगा, अगर पहले आता है तो। लेकिन मान लीजिए 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत आता है, तो भी उसको भारत के नागरिक के रूप में स्वीकृत कर लिया जाएगा। परंतु अब यहाँ पे एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जिस दिन वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उससे 6 माह पहले आकर वो भारत में रह रहा है, प्लस उसके माता पिता, उसके दादा दादी में से किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ होना चाहिए। दोबारा देख लेना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। नागरिकता एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करता है। काफ़ी सारे आंकड़े हैं, काफ़ी सारी तारीखों का इसमें उल्लेख है, तो थोड़ा गहन अध्ययन करना पड़ेगा इसका। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आता है, तो साधारण तरीके से उसको भारत का नागरिक स्वीकृत कर लिया जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत में आता है, तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जिस दिन वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उससे 6 माह पहले
यह आवश्यक है कि 6 माह पहले आकर वो भारत में रहने लग गया है। और इसी में ये भी शर्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति आए 6 माह रहे और भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी, नहीं। इसके साथ ये भी शर्त है कि उसके माता पिता या उसके दादा दादी में से किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ होना आवश्यक है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, अन्यथा उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो अनुच्छेद 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के संदर्भ में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के संदर्भ में। भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के संदर्भ में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 6 कह रहा था कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन नागरिकों को, उन व्यक्तियों को नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी या फिर उनको पुनः नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी। तो इसमें एक तारीख है 1 मार्च 1947। अब देखिए 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है वहां पे रहने के लिए, वहां की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आंकड़ों पे ध्यान देना, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है वहां पे निवास करने के लिए, वहां पर स्थायी निवास करने के लिए, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। परंतु अगर वो व्यक्ति दोबारा पाकिस्तान से भारत आ गया है, वही व्यक्ति, मतलब उसके वहाँ पे जज ही नहीं कि नहीं भाई पाकिस्तान अच्छा देश नहीं है निवास करने के लिए, वापस भारत ही चला जाना चाहिए, और वो दोबारा से भारत आ गया है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन किस तरीके से मिलेगी, उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन में वही शर्त दोबारा से रखी गई है कि 6 माह के लिए यहाँ पर उसको पहले निवास करना पड़ेगा। समझना ज़रा, 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है, यानी भारतीय क्षेत्र से निकलकर वो पाकिस्तानी क्षेत्र में चला गया है, तो वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा पाकिस्तान से भारत आ रहा है कि नहीं भाई मुझे तो भारत में ही रहना है, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है कि जब वो भारत में आ गया है और वो भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, तो उससे पहले उसको 6 माह तक यहाँ पर निवास करना होगा। 6 माह निवास करने के बाद और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसको पुनः भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 भारत या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, किसी भी अन्य देश में यानी विदेशों में बस रहे भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका उल्लेख कर रहा है अनुच्छेद 8। चाहे कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है, कोई ब्रिटेन में रह रहा है, चाइना में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति विदेशों में कहीं पर भी बस रहा है और वो चाहता है कि उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए, तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके माता पिता या उसके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकता है। क्या कह रहा है अनुच्छेद 8? विदेशों में बस रहे भारतीय मूल के नागरिक, नहीं जो भारतीय मूल के हैं, हम चाइनी या अमेरिकी या ब्रिटेनी लोगों को नागरिकता प्रदान करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, भारतीय मूल के नागरिक हैं, वर्तमान में वो विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो पुनः भारत में आएं,
तो आ सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि वो भारतीय मूल के होने चाहिए, यानी उसके माता पिता या फिर दादा दादी का किसी का जन्म भारत में हुआ हो, तो वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, अर्जित कर सकता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए भी वही शर्त रहेगी कि 6 माह पहले से वो भारत में आ गया हो। मान लीजिए अमेरिका में भारतीय मूल का कोई नागरिक रह रहा है, अभी वो अमेरिकी नागरिक है, वो चाहता है कि मुझे भारत में आना है, भारतीय नागरिकता अर्जित करनी है, तो कर सकता है। किस आधार पर? उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है, मान लीजिए यही है, इस शर्त को पूरा करता है, तो वो भारत में आ जाएगा, 6 महीने रहेगा और 6 महीने बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन आवेदित कर सकता है, आवेदन करेगा और भारत सरकार उसको नागरिकता प्रदान कर सकती है। लेकिन ये भी भारत सरकार पर निर्भर करता है कि उसको नागरिकता देनी है या नहीं देनी। तो अनुच्छेद 8 विदेशों में बस रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का उल्लेख करता है। अगला है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक तरीके से यानी अपनी मर्जी से किसी अन्य राज्य की, किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक तरीके से अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर वो कोई व्यक्ति स्वैच्छिक तरीके से अन्य किसी राष्ट्र की नागरिकता अर्जित करता है तो। अनुच्छेद 10 ये उल्लेख करता है कि जो नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान हैं, जो भी उपबंध हैं, 5 से लेकर अभी जो हम लगातार पढ़ रहे हैं, ये तब तक बने रहेंगे जब तक संसद इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन या कोई परिवर्तन नहीं करती है। नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान हैं, हम अनुच्छेद 5 से लेकर 10 तक 9 तक लगातार पढ़ रहे हैं, ये तब तक बने रहेंगे, तब तक जब तक संसद इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करती है। हो सकता है कि संसद इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कर दे तो इससे पहले जो हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं उसमें संशोधन हो जाएगा, तो फिर जो इसके नागरिकता प्राप्ति के जो तरीके हैं वो भी स्वतः ही बदल जाएंगे। और अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान हैं, नागरिकता से संबंधित जो भी उपबंध हैं, उनमें संशोधन करने की अंतिम शक्ति संसद में निहित है। यानी संसद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। दोनों अनुच्छेदों में थोड़ा सा अंतर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नागरिकता से संबंधित प्रावधान बना सकती है, तो उसका उत्तर होगा अनुच्छेद 11। या फिर प्रश्न ऐसा पूछे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता से संबंधित उपबंधों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो उसका उत्तर भी क्या होगा? 11। 10 में सिर्फ इतना कहा गया है कि जो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो तब तक बने रहेंगे, यानी इसका टाइम फिक्स नहीं है कि 2019 तक होंगे या 2020 तक होंगे या 2000 मतलब कब तक होंगे। ये तब तक बने रहेंगे जब तक संसद इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करती है। तो ये हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद थे। हम थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं इनको। अनुच्छेद 5 कह रहा था कि किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है नंबर 1 जन्म से, कि अगर उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है। नंबर 2 या फिर उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है, या फिर वो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से
भारत में निवास कर रहा है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अनुच्छेद 6 कह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसको नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसकी नागरिकता किस आधार पर समाप्त की जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है कि जो विदेशों में भारतीय मूल के नागरिक बस रहे हैं, अगर वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, भारत की नागरिकता अर्जित करना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता किस आधार पर प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक तरीके से अपनी मर्जी से किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान बने रहेंगे जब तक संसद इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करती है। और अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान हैं, जो भी उपबंध हैं, इसमें संशोधन करने की अंतिम शक्ति संसद में निहित रहेगी। तो ये हमारे नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5 से 11 यानी भाग 2 को हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं अगला, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 अभी वर्तमान में आपने देखा होगा 2019 के दिसंबर के लगभग से लेकर लगातार जो NRC, CAB, CAA का विरोध हो रहा है, वो क्या है, CAA क्या है, NRC क्या है, असम NRC क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, NRC में कौन व्यक्ति इंक्लूड होंगे, किनको NRC से बाहर रखा गया है, CAA का मतलब क्या है, इन सारी बातों का जवाब हमें मिलेगा जब हम नागरिकता अधिनियम 1955 को पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि NRC क्या है, CAB क्या है, CAA क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग इनके विरोध में खड़े हैं, तो इन सभी के पीछे कौन से उद्देश्य निहित हैं, इनकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। और अभी जो आपने देखा दिसंबर 2019 के लगभग जो भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी एक बिल लेके आए थे लोकसभा में, राज्यसभा में, नागरिकता संशोधन, वो 1955 के अधिनियम में ही संशोधन है, तो उसको हम बाद में समझेंगे। पहले हमें देखना होगा नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है। संसद द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है जिसमें ये बताया गया है कि भारत की नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है और अगर अर्जित की गई नागरिकता है तो उसकी समाप्ति कैसे की जा सकती है। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके और नागरिकता छोड़ने के तरीके कितने हैं, उसके बारे में अपने को बात यहाँ पे करनी है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 ये कहता है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के, अर्जित करने के 5 तरीके हैं। 5 तरीकों से नागरिकता अर्जित की जा सकती है। नंबर 1, जन्म से, बाय बर्थ, जन्म द्वारा। जैसे कि हम अनुच्छेद 5 पढ़ रहे थे सेम, कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इसके लिए हालांकि ये भी आवश्यक है कि अगर आपका जन्म भारत में हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आ जाए भारत में और यहाँ पे बच्चा उनका जन्म ले तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अब ये भी हो सकता है जो विदेशी राजदूतों की यहाँ भारत में नियुक्ति होती है, वो भारत में रह रहे हैं और यहाँ पर उनके बच्चे का जन्म हो जाए तो वो भारत का नागरिक नहीं हो जाएगा। जन्म से नागरिकता मिलेगी अगर आपके माता पिता या दादा दादी का जन्म भी भारत में हुआ है या फिर इनमें से किसी एक
या ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। समझना, जन्म से किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी अगर उसके माता पिता में से कोई एक या फिर दोनों भारतीय नागरिक हैं। कोई एक, मान लीजिए कि उसका पिता भारतीय नागरिक है और माता विदेशी है, लेकिन माता अवैध प्रवासी नहीं होनी चाहिए, और अगर माता इंडियन है तो पिता अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी जन्म से। जन्म भारत में हुआ है प्लस माता पिता में से कोई एक भारतीय हो प्लस इनमें से कोई एक भारतीय तो है, ठीक है, लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है वंश से या वंश द्वारा, जन्म द्वारा, दूसरा है वंश द्वारा। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता या फिर दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है, अब ये व्यक्ति बाहर रह रहा है, तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो भारतीय मूल का व्यक्ति है। और भारतीय मूल का होने के कारण, क्योंकि उसका वंश जो है, उसके माता पिता या दादा दादी या फिर परदादा परदादी या किसी का भी जन्म भारत में हुआ है, वो भारतीय नागरिक थे, तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता अर्जित करने का हक है, वो नागरिकता अर्जित कर सकता है। तो पहला है जन्म से, कि जन्म भारत में हुआ है। दूसरा है वंश से। तीसरा है पंजीयन, पंजीकरण से। न तो किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, न उसका वंश भारत में है, तो भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, प्रक्रिया क्या रहेगी, रजिस्ट्रेशन, यानी कि वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, परंतु उसके लिए आवश्यक है कि वो व्यक्ति 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, लगातार 7 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो, तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकता है। चौथा है प्राकृतिक रूप से। कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है अगर वह व्यक्ति पिछले 11 वर्षों से भारत में रह रहा है, प्लस 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं उल्लेखित है, वैसे 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का ज्ञाता हो और रजिस्ट्रेशन करवाकर वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, और रजिस्ट्रेशन करवाने से 1 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो, यानी कुल मिलाकर वो लगभग 12 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो। 11 वर्ष से वो भारत में रह रहा है, लेकिन जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन करवाना है, जैसे आज रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो इससे 1 वर्ष पहले, जिस दिन उसको नागरिकता मिलनी है उससे 1 वर्ष पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो कुल कितने वर्ष हो जाएंगे, 12 वर्ष। तो 12 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो, तो प्राकृतिक रूप से उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और 5वां है क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। अगर कोई बाह्य क्षेत्र, कोई अन्य प्रांत, कोई अन्य देश, कोई भी क्षेत्र भारत में मिल जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति स्वतः ही भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। हालांकि ये भी केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि उनको नागरिकों के रूप में एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, लेकिन क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। जैसे गोवा को भारत में मिलाया गया, सिक्किम को भारत में मिलाया गया, तो इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति स्वतः ही भारत के नागरिक मान लिए गए। तो 5 आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है,
जिसका उल्लेख नागरिकता अधिनियम 1955 में है। कौन कौन से आधार हैं? नंबर 1 जन्म से या फिर जन्म के आधार पर, जन्म द्वारा। नंबर 2 वंश द्वारा। नंबर 3 पंजीकरण द्वारा। और नंबर 4 प्राकृतिक रूप से। और नंबर 5 क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। अब है नागरिकता छोड़ने के। नागरिकता का त्याग कितने तरीकों से किया जा सकता है? तो नागरिकता त्याग करने के जो तरीके हैं वो है 3। नंबर 1 तो है स्वैच्छिक त्याग, कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, अपनी मर्जी से प्राप्त की है, तो स्वैच्छिक त्याग कर सकता है। नंबर 2 बर्खास्तगी, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि बर्खास्त कर दी जाएगी। और नंबर 3 है वंचित करने पर। कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है, तो उसकी नागरिकता से उसको वंचित किया जा सकता है। तो तीसरा आधार रहेगा, वंचित करने पर उसकी नागरिकता का त्याग हो जाएगा। तो नागरिकता प्राप्त करने के जो आधार हैं वो 5 हैं और नागरिकता त्याग करने के जो आधार हैं वो 3 हैं। और इन सभी चीज़ों का उल्लेख है नागरिकता अधिनियम 1955। आज के लिए इतना ही। कल हम नया टॉपिक जो कि नागरिकता से ही संबंधित है, एनआरसी, CAB, CAA क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।